एमएससी केमिस्ट्री की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पेपर 4 एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट के ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के मॉड्यूल 3 के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अंजलि आचार्य, प्राध्यापक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल से आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम करती हूँ। जैसे कि आपने पूर्व के मॉड्यूल में इस टॉपिक को स्टडी किया है और आप जानते हैं कि कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊर्जा का परिवर्तन स्पेक्ट्रा के लिए किस प्रकार से होगा, अलग अलग ऊर्जा की यूनिट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर किसी स्पेक्ट्रल लाइन की हम कैसे ज्ञात करेंगे और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या महत्व है। इस मॉड्यूल को पूर्ण सुनने के बाद आप ये जान सकेंगे कि ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटीज का क्या अर्थ है। अगर हमें किसी स्पेक्ट्रा की मैक्सिमम इंटेंसिटी की गणना करनी हो तो वो किस फॉर्मूले से ज्ञात होगी। कुछ फैक्टर्स जो कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से संबंधित है वो भी आपको इस मॉड्यूल के बाद मालूम हो जाएंगे और स्पेक्ट्रल लाइन पर न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो कि स्टार्क इफेक्ट कहलाता है, इसके बारे में भी हम इस मॉड्यूल को पूर्ण करने के पश्चात जान सकेंगे। तो हम अपने मॉड्यूल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज, इंटेंसिटीज एंड स्टार्क इफेक्ट, देन न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन ऑन ट्रांजिशनल इंटेंसिटीज। तो हम अपना ये यूनिट का पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा मॉड्यूल 3 है। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि अभी तक आप ये जान चुके हैं कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है, इसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल का अपने एक्सिस पे रोटेशन होता है। जिस क्षेत्र में ये रोटेशन ऑब्जर्व किया जाता है यानी माइक्रोवेव क्षेत्र जो है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक का क्षेत्र है। इतनी ऊर्जा मॉलिक्यूल को वाइब्रेट की स्थान पर केवल रोटेट करने के लिए सफिशिएंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है या जो माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं वो हैं HCl, CH3Cl, वाटर और अन्य मॉलिक्यूल्स। कुछ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O2, Cl2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष उल्लेख इसलिए है कि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया C डबल बॉन्ड O में कैंसल आउट हो जाता है, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट एब्सेंट होने की वजह से ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होता है। जिस एनर्जी को इस स्पेक्ट्रा की स्टडी के लिए आवश्यकता होती है उसको रोटेशनल एनर्जी कहते हैं, जिसका मान हम पूर्व में ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि EJ की वैल्यू h² 8π² j+1 से निकाला जाता है। यहाँ पर J का मतलब रोटेशनल क्वांटम नंबर है। सिलेक्शन रूल +-1 का है। +-1 डिफरेंस होने पर ही हमें नई स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है। तो ये हम लोग पूर्व के 2 मॉड्यूल्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, इसकी डिटेलिंग पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से उसमें एक डिस्टॉर्शन फोर्स हमें लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपना रोटेशन शो करे तो वो अगेंस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगेंस्ट लगता है। इस आधार पर हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया था। इसे हमने मॉड्यूल 1 में स्टडी किया है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं लीनियर मॉलिक्यूल जो कि लीनियरिटी में मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे
दूसरी कैटेगरी स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर स्फेरिकल मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रोटेट करेंगे। इसके अलावा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स हैं। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स का रोटेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इसके बाद फोर्थ टाइप है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है वो किसी भी सिमेट्री में नहीं पाए जाते। सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी हमारी कहलाती है जिसे हम ऑब्लेट कहते हैं, और दूसरे टाइप के जो हमारे सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं प्रोलेट। प्रोलेट जो है वो शटलकॉक टाइप का रहता है, और ओब्लेट मॉलिक्यूल को हम डिस्क टाइप या इस तरह से शो कर सकते हैं कि उसके रोटेशन में किस तरह का एंगल बनेगा। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग पूर्व में स्टडी कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिफाइन किया था, रेशियो ऑफ द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इट्स एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द प्रिंसिपल एक्सिस। किसी उसके मुख्य अक्ष के ऊपर एक एंगुलर मोमेंटम जो प्राप्त होने वाला है उसकी वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी के तहत हम लोग निकालते हैं, तो हम इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और अगर किसी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट्स स्मॉलर एंड एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज। और यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला सीख लिया था कि यहाँ I की वैल्यू L अपॉन ओमेगा से मिलेगी। L से हमारा तात्पर्य एंगुलर मोमेंटम था और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाता था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधार पर हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया था, और इसी आधार पर हमको अलग अलग तरह के रोटेशन मिलने वाले हैं। रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, जो माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हमने दो टाइप के रोटर या रोटेटर डिफाइन किए थे। एक रिजिड था और दूसरा नॉन रिजिड रोटेटर था। रिजिड रोटेटर आपको याद होगा कि व्हेन नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, अगर बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब मॉलिक्यूल रोटेट होता है, तो उसे हमने रिजिड रोटेटर का नाम दिया था और उसके स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया था। दूसरी कैटेगरी है नॉन रिजिड रोटेटर। व्हेन चेंज इन बॉन्ड लेंथ, मतलब डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का है, तो उसके अंदर ड्यूरिंग रोटेशन एक डिस्टॉर्शन फोर्स अगर क्रिएट होता है जो कि रियल मॉलिक्यूल में हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे हमने नॉन रिजिड रोटेटर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, जिसे आपने पूर्व के लेसन 2 में डिटेल में स्टडी करके रखा है। अब कुछ फॉर्मूले जिनके आधार पर हमें एनर्जी चेंज निकालनी है, और हमारा आज का टॉपिक है इंटेंसिटीज। जो हमारी तीव्रता है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो कैसे अफेक्ट होगी, वो कैसे प्राप्त होगी, उसकी विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि J²H² 8π² I से प्रदर्शित की जाती है। दूसरा हमारा प्रकार है जो स्पेक्ट्रल के लिए जरूरी है कि ऊर्जा में अंतर होना चाहिए, ऊर्जा परिवर्तन होना आवश्यक है। तो ऊर्जा परिवर्तन की वैल्यू को निकालने के लिए हमने दो रोटेशनल लेवल्स रखे थे, एक को J" और एक को J' से शो किया था। तो J" +1 में से J" -1 की वैल्यू माइनस करने पर हमको यहाँ पर चेंज इन एनर्जी मिलने वाली है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला न्यू की वैल्यू है H अपॉन 8π² I J" +1 माइनस जो लोअर वैल्यू है J' +1। ये हमने फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब फ्रीक्वेंसी के स्थान पर हम न्यू बार या वेव नंबर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू H अपॉन 8π² I को हम रोटेशनल कांस्टेंट B से जानते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मूला वेव नंबर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो जिसकी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब एनर्जी लेवल की बात करें तो रोटेशनल क्वांटम नंबर में हमने J की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 रखी है, और सिलेक्शन रूल +-1 है।
+-1 के डिफरेंस पर ही हमको नई स्पेक्ट्रल लाइन मिलने वाली है। और इसको हम लोगों ने पूर्व में ये देखा कि जब 0 to 1, 0 से 1 की ओर ट्रांजिशन होता है तो 2b का डिफरेंस मिलता है। 1 से लेकर 2 पर ट्रांजिशन होता है तो 4b, 2 से 3 6b और 3 to 4 जो है वो 12b ट्रांजिशन हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर इस इंटेंसिटी और एनर्जी के ग्राफ में आप ये देखेंगे कि कोई दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में 2b का ही डिफरेंस होगा। 2b के डिफरेंस होने के बावजूद भी कुछ लाइंस जो इंटेंसिटी जिसकी हाई है, शार्प मिलती है हमको, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वेरी करती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो ग्राफ है वो आपको दिखा रहा है ट्रांजिशन बिटवीन वेरियस रोटेशनल लेवल एंड स्पेक्ट्रल लाइन अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजिशंस। अब पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें, हमें ये देखना जरूरी है कि कितने मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर लेवल में प्रेजेंट है। उसी आधार पर हमें इंटेंसिटी का पता चलेगा, तीव्रता का पता चलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ऑल दीज ट्रांजिशन वेयर डेल्टा j इज इक्वल टू +-1 आर पॉसिबल। यहाँ दो टाइप के ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, एक हमारा फॉरबिडन होता है, दूसरा पॉसिबल होता है। तो यहाँ पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है, +-1 का डिफरेंस हो, वो सभी पॉसिबल ट्रांजिशन है। It has been shown by calculations that the probability of such transition is the same. अगर मान लीजिए कि +-1 का ही डिफरेंस हर जगह चल रहा है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, ऐसे ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी समान होनी चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ कि हर एक ट्रांजिशन जो +-1 शो कर रहा है वो सेम इंटेंसिटी का होना चाहिए, उसको सेम इंटेंसिटी या तीव्रता का रहना चाहिए। Although the chances of a molecule going from 0 to 1 is same, 2 to 3 ये भी सेम है। अगर ये दोनों समान है तो इंटेंसिटी दोनों लाइन की डिफरेंट हमें क्यों प्राप्त होती है, इसका क्या रीजन है? This is so because the total number of molecule initially present in J is equal to 0 will be different from the molecule present in J is equal to 2. इसका रीजन ये है हमारा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या इनिशियली जब एक्साइटेड कंडीशन में जाने से पहले यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन में मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, इस आधार पे इंटेंसिटी हमें मेजर करनी होती है। यानी आप ये समझ चुके होंगे कि +-1 के डिफरेंस पर भी अलग अलग इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन क्यों ऑब्जर्व होती है। तो इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इनिशियली जिस भी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उनकी संख्या, वो कितने मॉलिक्यूल संख्या में से एक्साइटेड होंगे उस पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट हम पॉपुलेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल का समझ चुके हैं। अब लार्जर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, अगर अधिक संख्या में मॉलिक्यूल उस स्टेट में प्रेजेंट है तो लार्जर विल बी द चांसेस ऑफ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेट, हेंस ग्रेटर विल बी द इंटेंसिटी। अगर अधिक संख्या में मॉलिक्यूल इनिशियली उस स्टेट में प्रेजेंट है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी को अधिक वैल्यू के साथ हमें ऑब्जर्व करने मिलेगा। इन दो चीजों को कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और इंटेंसिटी का क्या संबंध है, तो पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स जो है वो डिपेंड्स अपॉन नंबर। यहाँ पर दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन पे वोल्ट्समैन ने काम किया था, तो हम वोल्ट्समैन डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा फैक्टर है डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट, मॉलिक्यूल के एनर्जी में कितना अंतर होगा या उसकी डीजेनरेसी क्या होगी, इस पर पॉपुलेशन के आधार पर हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक एक फैक्टर को देखते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मान लीजिए कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। इस मॉलिक्यूल के कलेक्शन में कुछ समय के लिए हम ये मानते हैं कि इसमें 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 100 मॉलिक्यूल्स जो कि अलग अलग इनिशियल जे स्टेट या रोटेशनल स्टेट के अंदर प्रेजेंट है।
मान लीजिए J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, इसके अंदर इन 3 ट्रांजिशन लेवल्स पे मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है। J इज इक्वल टू 0 में मानते हैं हम 50 मॉलिक्यूल, इनिशियली 50 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो J इज इक्वल टू 0 में प्रेजेंट है। J इज इक्वल टू 1 में सपोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 30, J इज इक्वल टू 2 जो कि हायर एनर्जी लेवल है J का, उसमें मान लेते हैं 20 मॉलिक्यूल्स हैं। हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, मॉलिक्यूल का इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं बिफोर ट्रांजिशन, या एनर्जी को कैलकुलेट करने से पहले या एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले वो मॉलिक्यूल ओरिजिनली कहाँ प्रेजेंट थे। तो हम इस केस में इस तरह से 100 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Highest the intensity of spectral line shows by 50 molecule with rotational quantum number 0। अब हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो 50 मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 0 में प्रेजेंट है, इसके स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी सबसे हाई है, सबसे अधिक इंटेंसिटी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन मिलता है हमको। तो इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग साइंटिफिकली देखना चाहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपको जो फैक्टर्स मैंने बताए थे, उन फैक्टर्स में से हमने क्या किया, हमने 5, 4 और 3 इस तरह से ये मॉलिक्यूल 50, 40, 30 या इस तरह से मॉलिक्यूल का एक अज्यूम किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सभी की इंटेंसिटी विल बी सेम, बट इट शोज द पॉपुलेशन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो NE अपॉन N0, NE से मतलब है हायर लेवल पर और N0 मतलब लोअर लेवल पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EJ अपॉन KBT से, डेल्टा EJ अपॉन KBT से। यहाँ KB बोल्ट्जमैन का फैक्टर है और जो R अपॉन N से निकलता है, R अपॉन N से हम बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट निकालते हैं, तो इसका मान है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 J अपॉन K यूनिट्स में। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, तो 8 पाई स्क्वायर I हमारी वैल्यू B के बराबर है, और B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि NE अपॉन N0 इज इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल, क्या एक्सपोनेंशियल हुआ, B किसकी जगह रखा अपन ने, डेल्टा E अपॉन KBT की जगह पर, एंड J प्लस 1 ये डेल्टा E की वैल्यू है, एंड डिवाइडेड बाय KT या KBT। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया काहे का, ये आ गया हमारा बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंटेंसिटी ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन अलाउड ट्रांजिशन, जो +-1 के ट्रांजिशन है जो अलाउड है, उतने ही ट्रांजिशन से हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलने वाली है। तो देयर आर डेफिनेट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट विद एब्जॉर्ब रेडिएशन, दे एक्वायर डिफरेंट इनिशियल वैल्यू बिफोर एक्साइटेशन। हमें ये पता है कि +-1 की वैल्यू के साथ मॉलिक्यूल्स की संख्या और उनकी इनिशियल वैल्यू के ऊपर जब वो एक्साइट होंगे इस पर डिपेंड करती है। सम एनर्जी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, और कितनी एनर्जी वो लेगा वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉलिक्यूल पॉपुलेशन गिव शार्पर इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी हम ऑब्जर्व करें तो शार्पर इंटेंसिटी किसमें मिलेगी हमको, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जहां पॉपुलेशन सबसे अधिक होगी, वहां हमें इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मैक्सिमम प्राप्त होगी। अब यहाँ पर एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा HCl का मॉलिक्यूल है, इसको हमने ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्बेंस रखा और वेवलेंथ के वर्सेस यहाँ रखा। तो यहाँ पर हमारी लाइन सेपरेशन रोटेशनल HCl के अंदर 21.2 सेंटीमीटर और B की वैल्यू जो है 10.6 आ रही है, और ये वैल्यू हमने H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC से कैलकुलेट की है। तो यहाँ ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन जो कि वेव नंबर के अंदर दिखाई दे रही है, इसकी जो शार्पनेस है, इसकी जो शार्पनेस है सेम डिफरेंस की वजह से भी शार्पनेस में डिफरेंस है। इसका डिफरेंस का रीजन क्या है, पॉपुलेशन, कितने मॉलिक्यूल एक्साइटेड कंडीशन में जाने से पहले उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट थे, उस पॉपुलेशन पे स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अब इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम समझ गए हैं, दो
फैक्टर पे डिपेंड कर गई, एक पॉपुलेशन का इफेक्ट और दूसरा डीजेनरेसी। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए अपना ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, यहाँ देखिए पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी लाइंस की शार्पनेस भी इंक्रीज होगी। सिलेक्शन रूल आपका फाइनल टू इनिशियल माइनस पर प्लस माइनस 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर अलाउड ट्रांजिशन, जो अलाउड ट्रांजिशन होगा वही स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी के लिए जवाबदार है। तो अलाउड ट्रांजिशन अगर 0 to 1 डेल्टा जे की वैल्यू निकालें हम 1 से 0 यानी 0 से एक्साइटेड होकर 1 में जा रहा है तो ये वैल्यू आ गई 1। दूसरा एक्साइटेशन सपोज 1 to 2 है तो 2 - 1 ये भी 1 है। 2 to 3 2 से 3 तो 3 माइनस, सपोज ये ट्रांजिशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज एब्जॉर्प्शन की जगह इमिशन हो रहा है, वापस आ रहे हैं अगर यहाँ मॉलिक्यूल 3 to 1 तो यहाँ पर क्या होगा -1। तो ये सारे अलाउड हैं, ये सारे ट्रांजिशन हमारे अलाउड ट्रांजिशन की कैटेगरी में आएंगे, या तो +1 है या तो -1 है। यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन की शार्पनेस ज्यादा आने के चांसेस है। अब इसके बाद spectral intensity and population according to Boltzmann distribution, the ratio between higher level molecule and lower level molecule is given by, ये फॉर्मूला हमने निकाला डेल्टा EJ अपॉन KBT। यहाँ पर KB की वैल्यू जो है 1.38 10⁻23 R अपॉन N, R की वैल्यू 8.314 इंटू 6.023 10⁻23 कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगी। Nj से आपका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन हायर एनर्जी लेवल से, और N0 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी लेवल। T इज द टेम्परेचर, कई बार इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, तो ये जो T है ये टेम्परेचर ऑफ फ्लेम है। एंड डेल्टा G शोज चेंज इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो हम इस फॉर्मूले से पॉपुलेशन की बोल्ट्जमैन वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइंस विद सिमिलर बट एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट हाई या लो, अगर हमेशा 2b का ही डिफरेंस है तो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन ये कम या ज्यादा होती है। तो इसके रीजन को शो करने के लिए अगर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले का एक ग्राफ प्लॉट करें J वर्सेस रिलेटिव इंटेंसिटी, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैविंग वेयर lower value is very less, highest value is very less, J की वैल्यू 9 10 ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या काफी कम है। मिड बिटवीन 2 और 4 के बीच में या 2 और 3 के बीच में मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा मिलता है। तो रिलेटिव पॉपुलेशन यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है हमें उसी तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी से भी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। तो हम यहाँ पर एक डीजेनरेसी फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो GE अपॉन G0 से शो किया जाता है, और इसकी वैल्यू, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू 2J+1 से आती है। तो 2J+1 यहाँ पर फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करें तो पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोल्ट्जमैन फैक्टर एंड डीजेनरेसी फैक्टर्स, दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो डीजेनरेसी क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी पर हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा EJ अपॉन KBT से। इसके अंदर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस है D/dj, इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 को वी डिफरेंशिएट बाय D/dj, तो dP/dj इज इक्वल टू D/dj, और इस फॉर्मूले के अंदर डीजेनरेसी की वैल्यू 2J+1 से कैलकुलेट की है, और डेल्टा EJ वैल्यू क्या है BJ+1, जो पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट की है, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ KB, जानते हैं आप बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है, T
T टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। अब इस इंटेंसिटी को, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग डीजनरेसी लेवल के ऊपर निकालें। अगर G01 है, G03 है, G05 है, तो ये फॉर्मूले के अंदर 2J+1 की वैल्यू को अगर हम रखें तो एक डेरिवेशन है जो कि अभी यहाँ पर आपको पूरा डेरिवेशन नहीं किया है, आपको केवल एक J मैक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो J max इज इक्वल टू KT/2hCB माइनस हाफ, ये अंडर रूट माइनस हाफ, ये फॉर्मूला J मैक्सिमम की वैल्यू के लिए है। यहाँ T फ्लेम का टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और B रोटेशनल कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले से हमको कभी भी मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। अब डीजनरेसी की वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू 2J+1 है तो यहाँ पर आप एक अजम्पशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो -ΔE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, KB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, KB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमको डीजनरेसी वैल्यू मिलेगी। अब इस वैल्यू को, जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है, सपोज टेम्परेचर ऑफ फ्लेम में J11 to 12 मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है, J11 से 12 में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से अगर हमको यहाँ पर मिल रही है तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, J मैक्स का फॉर्मूला KT/2hCB माइनस हाफ, इससे इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है। अब यहाँ पर हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। दो वैल्यूज कैसे कंपेयर कर रहे हैं, हम एक ग्राफ खींचते हैं पॉपुलेशन एंड रोटेशनल कांस्टेंट के बीच, पॉपुलेशन एंड रोटेशनल कांस्टेंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। पॉपुलेशन हमने ले लिया y एक्सिस पे और j की वैल्यू जो कि x एक्सिस पे। सपोज b की वैल्यू फर्स्ट केस में 4 सेंटीमीटर इनवर्स है, सेकेंड केस में 10 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये दोनों वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूले में क्या देखा, इफ b इज इंक्रीजेस, अगर b की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा E की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन के फॉर्मूले में डेल्टा E की वैल्यू जो b पे डिपेंडेंट थी वो NE/N0, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में अगर b की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो पॉपुलेशन घटती है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। इस वजह से ये जो b की वैल्यू वाला ग्राफ है, अपवर्ड ग्राफ जो है, ये b की वैल्यू वाला ग्राफ, ये 10 सेंटीमीटर के ग्राफ से थोड़ा शार्प है, लेकिन ये ग्राफ पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से फ्लैटेंड मिलेगा हमको। तो पॉपुलेशन और रोटेशनल कांस्टेंट का क्या संबंध है हमने इस ग्राफ में जाना। एक दूसरा ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं जो कि NE/NO यानी कि पॉपुलेशन के और J के बीच में है, और इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे शार्पनेस इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन हमें कौन सी मिलेगी। तो जो वैल्यू b इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू जो फ्लैटेंड ग्राफ है वो, और b इज इक्वल टू 5 जो कि आपका शार्पनेस वाला ग्राफ है, इन दोनों को अगर हम प्लॉट करें तो हमें इस तरह के ग्राफ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ग्राफ B शोज 10 सेंटीमीटर वैल्यू, J इज लेस, J की वैल्यू अगर लेस है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि पॉपुलेशन वाइज उस एनर्जी लेवल में कम है, तो आपको इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व होगा। तो हमने क्या सीखा कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन B और E पर किस तरह से डिपेंड करती है। 2J+1 ये डीजनरेसी फैक्टर है और E एक्सपोनेंशियल डेल्टा EJ/KT हमारा फॉर्मूला है। तो फैक्टर्स जो डीजनरेसी को अफेक्ट करेंगे, डीजनरेसी किससे किससे अफेक्ट होंगी, तो डीजनरेसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, पहला इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है ना। तो स्टार्क इफेक्ट हम यहाँ पर स्टडी,
जो फैक्टर्स डीजेनरेसी को अफेक्ट करता है उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डीजेनरेसी किस तरह से अफेक्ट होती है इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन। पूरा का पूरा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिपेंड करता है और आई की वैल्यू जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के स्पिन में इंटरेक्शन हो जाए तो ये चेंज हो जाएगी और इसमें चेंज आने की वजह से स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी जो डीजेनरेसी होगी वो अफेक्ट होगी और हमें दूसरी शार्पनेस मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग या इफेक्ट की स्टडी करते हैं। इट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट मींस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो हमें इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी वो स्प्लिट हो जाती है, वो और लाइंस में बट जाती है, तो हम इसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। It was first observed German physicist J. Stark in 1913. 1913 में J. Stark ने यह इफेक्ट सबसे पहले ऑब्जर्व किया। This effect arises as a result of interaction between external electric field E and induced electric dipole moment mu. ये इफेक्ट क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच में एक इंड्यूस हो गया डायपोल मोमेंट और वो डायपोल मोमेंट जो कि आई को अफेक्ट करता है उसमें चेंज आ गया। क्यों आया? एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन की वजह से चेंज आया उसको हम इस फॉर्मूले से शो करेंगे कि E इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू माइनस म्यू ई। म्यू क्या है यहाँ पर? म्यू की वैल्यू इंड्यूस पोलराइजेशन है। तो इंड्यूस पोलराइजेशन की वजह से लाइन के अंदर स्पेक्ट्रा का इंटेंसिटी में फर्क आया और एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए। सिंस हाउएवर म्यू इज प्रोपोर्शनल टू ई, जितना इंड्यूस डायपोल होगा उतना एनर्जी गैप होगा एंड द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ये ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। द डिफरेंस बिटवीन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, अगर हम यही स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड में देखें तो हम उसे जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट आर दैट इज लेटर केस स्प्लिटिंग पैटर्न इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिनल लाइन। जो जीमन इफेक्ट में एक डेफिनेट पैटर्न होता है, सिमेट्रिक पैटर्न होता है, लेकिन स्टार्क इफेक्ट में एक नॉन सिमेट्रिक पैटर्न होगा ओरिजिनल लाइन का और एनर्जी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एम जे स्क्वायर ई स्क्वायर। ये वैल्यू जे स्क्वायर और ई स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन, ये भी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या इंटेंसिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है, जो कि हम जानते हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी गवर्न बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन चेंजेस द वैल्यू ऑफ आई। ये दोनों अगर इंटरेक्शन कर लें तो आई की वैल्यू पे इफेक्ट होगा। तो स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस और प्रोटॉन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आई। अगर स्पिनिंग मूवमेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है आई की वैल्यू, तो डीजेनरेसी हो जाएगी। हमारी स्पेक्ट्रल लाइन छोटी छोटी और लाइनों में डिवाइड हो जाएगी। तो डीजेनरेसी इन स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज गिवन बाय हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स। अब क्या होगा? जो हमें एक लाइन दिखाई दे रही थी वो और छोटी छोटी बारीक बारीक और स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर्स। तो न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरेक्शन का हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि द हाइपर फाइन इंटरेक्शन अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्यों अराइज हुआ? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर स्पिन का इंटरेक्शन हुआ।
We can recall that fine structure arises from the interaction of electron spin and electron orbital moment. दो तरह के मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑब्जर्व हो रहे हैं, एक स्पिनिंग मूवमेंट, दूसरा ऑर्बिटल मूवमेंट, जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर से आ रहा है। तो न्यूक्लियर स्पिन आई में भी 0, इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल। आई की न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू 0, कोई इंटीजर या हाफ इंटीजर हो सकती है। किस पर डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नेचर पर निर्भर करेगी। तो न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, अगर आई की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से आई इज इक्वल टू L+1H का रूट, इस फॉर्मूले से हमें न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम मिलेगा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इंटरेक्शन से हुआ है, इसे F से अगर शो करें तो F इज इक्वल टू F+1 F, हमने एक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर F से शो कर दिया। दो तरह के क्वांटम नंबर यहाँ पर हैं, कपलिंग हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम की, मेन क्वांटम नंबर L+S जो कपलिंग है वो J की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी और F की वैल्यू J+1 J-1 यहाँ से शो होगी। तो इसे हमने फॉर्मूला दिया कि F की वैल्यू टोटल एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट होगी, जो कि 2J+1 या 2J-1 के डिफरेंट एनर्जी स्टेट पर हमें मिलेगी। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर स्पिनिंग इज ऑलवेज लेस देन फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की जो लाइंस है ये स्प्लिटिंग में हमको नजर आएंगी। तो जब आप किसी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी के अंदर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बात करें तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन और बारीक लाइनों में नजर आएंगी। इसके बाद अगर हम अपने इस चैप्टर को समराइज करें, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा, इसको एक बार हम रिकॉल करें तो सबसे पहली बात है कि स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पर, डीजेनरेसी पे। पॉपुलेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सेम एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस पर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। वेयर द वैल्यू ऑफ रोटेशन कांस्टेंट V अगर इंक्रीज करें तो E की वैल्यू इंक्रीज होगी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ B, अगर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन NE/N0 डिक्रीजेस होता है, कम होता है, तो वैल्यू ऑफ B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इंक्रीज होती है। देन डीजेनरेसी अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अगर थोड़े थोड़े डिफरेंस एनर्जी का है तो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी या शार्पनेस पर डीजेनरेसी की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। एंड देन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने की वजह से स्पेक्ट्रल लाइन में कुछ स्प्लिटिंग नजर आती है तो हम उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको, वो स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से इस मॉड्यूल के अंदर हमने इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात की, पॉपुलेशन को समझा, डीजेनरेसी स्पेक्ट्रल लाइन में इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट डालेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें किस फॉर्मूले से मिलेगी, और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से भी डीजेनरेसी किस तरह से क्रिएट होती है, ये स्टडी किया। अब अगर आप इसे और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पहले भी बताया है मैंने, आप इन किताबों की स्टडी करिए जिससे आप और अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ सकेंगे। आइए अब हम जो हमने मॉड्यूल में पढ़ा है उसे असेस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से हम अपने आप को चेक करते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन, किसी स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी किस किस पर निर्भर करती है, एक है बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर आप समझ चुके हैं, दूसरा फैक्टर पॉपुलेशन
कहलाता है, या आप डिजेनरेसी भी कह सकते हैं। तो सेकेंड फैक्टर हो गया पॉपुलेशन। क्वेश्चन 2, हायर द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन हायर है तो इंटेंसिटी भी हायर होगी, ये ट्रू है या फॉल्स? अगर पॉपुलेशन अधिक है तो हमें शार्प इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइन तीव्रता की मिलेगी। तो हमारा क्या आंसर है? यह कथन सत्य है, सही है ये, कि शार्पर होगी हमारी इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का क्या फॉर्मूला है? जे जे प्लस 1 है क्या? जे जे माइनस 1 है क्या? 2j प्लस 1 डेल्टा जे। क्या है आंसर? आंसर है 2j प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Ne अपॉन N0 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस, देन रोटेशनल कांस्टेंट बी। Ne अपॉन N0 जो कि हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो उसमें कमी हो रही है तो रोटेशनल क्वांटम नंबर पे क्या होगा? इट इज इंक्रीजेस, वह बढ़ जाएगा, इसमें इंक्रीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जे मैक्सिमम किस पर डिपेंड करता है? बोल्ट्जमैन पर, रोटेशनल पर, टेम्परेचर पर, या सारे सही है? तो हमारा आंसर क्या है? ये सभी फैक्टर सही हैं। जे मैक्सिमम बोल्ट्जमैन पर, रोटेशनल कांस्टेंट पर और टेम्परेचर ऑफ फ्लेम पर डिपेंड करता है, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बी को इंक्रीज कर दीजिए, बी इंक्रीज करिए तो डेल्टा ई का क्या होगा? डेल्टा ई भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा रोटेशनल कांस्टेंट का मान अधिक है तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो डेल्टा ई की वैल्यू भी अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने अपने इस मॉड्यूल नंबर 3 में इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात की है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉड्यूल है हमारा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन और कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पूरे IHE की टीम को, जो कि हमको टेक्निकल सपोर्ट कर रही है, और हायर एजुकेशन जिसने ये मौका दिया है कि हम इस तरह से ई कंटेंट डेवलप करें, तो मैं डॉक्टर अंजलि आचार्य आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये पेशेंटली पूरे लेक्चर को सुना। थैंक यू।